प्रवीर जी उसके ऊपर विस्तार से बातचीत रखेंगे। थोड़ा सा परिचय मैं प्रवीर जी का दे दूँ। ये भी छात्र आंदोलन के नेता रहे हैं SFI के। इंजीनियरिंग करने के बाद JNU में पढ़े, इमरजेंसी में 1 साल जेल में भी रहे। पावर सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर और सॉफ्टवेयर के एक्टिविस्ट हैं। एनरॉन कंपनी जब यहाँ पे आई थी, जब वापस ली गई, उस वक्त में भी इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा था और पत्रिकाओं में पुस्तकें बहुत लिखते रहे हैं। मौजूदा दौर में न्यूज़ क्लिक जो न्यूज़ प्लेटफॉर्म है उसके एडिटर हैं। दिल्ली साइंस फोरम और अखिल भारतीय जन विज्ञान नेटवर्क, इन दोनों के ही संस्थापकों में रहे हैं प्रवीर जी। पहले भी एक बार हमारे बीच स्मृति व्याख्यान में आ चुके हैं, पुनः आज हमारे बीच हैं। और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आमंत्रित करूँगा प्रवीर जी को। और इन्होंने कहा कि जिस तरीके का ये विषय है, यूक्रेन में नाटो और रूस का टकराव, उसके कारण और प्रभाव, तो ये प्रोजेक्टर की मदद बीच में लेंगे, क्योंकि आमतौर पे दुनिया के नक्शे को हम बहुत साथियों के दिमाग में वो नहीं होता है किस तरीके के प्रभाव उसके हैं। तो ये व्यवस्था हमने की है कि वो अपने संबोधन के साथ साथ दुनिया में उसके क्या प्रभाव हैं, कारण क्या रहे, उनके ऊपर चर्चा रखते हुए इसका प्रयोग करेंगे तो समझ के लिए बेहतर रहेगा। और विषय प्रस्तुति के बाद हम एक सेशन सवाल जवाब का भी रखेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रवीर जी को कि वो आए और आज का ये जसवीर स्मृति व्याख्यान के लिए अपना वक्तव्य दें। भाई साहब बार फिर कर हाँ लाइट अच्छा। 2-4 मिनट वहाँ हट जाएगा, उसके बाद शुरू हो जाएगा वो। शुरुआत करते हुए 2 चीज़ों के लिए माफ़ी मांगता हूँ। पहले तो इसीलिए कि मुझे मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं, तो हरियाणवी तो बहुत दूर की बात नहीं, हिंदी भी नहीं। तो मेरी हिंदी में बहुत सारे ऐसे बांग्ला शब्द आएंगे कि लोग कहते हैं संस्कृत की है, देखिए पहले से गाली पड़ रही है माइक से, तो इसीलिए पहले से ही माफ़ी मांग रहा हूँ कि मेरी भाषा में थोड़ी सी त्रुटि हो सकती है। दूसरी बात, खास तौर से औजार प्रयोग करना भाषणों में बड़ा तकलीफदायक है, पर इस बार इसीलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जब हम कहते हैं यूक्रेन, रशिया, चीन, अमेरिका, इंग्लैंड, ये कहाँ है दुनिया में, इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता है। सिर्फ शब्द के तौर पे हम इसको देखते हैं, सुनते हैं, और हम दिखाना चाहते हैं। जब हम नेटो कहते हैं तो नेटो का मतलब क्या, और ख़ास तौर से
दुनिया के बारे में हम सोचते हैं या सुनते हैं तो उसका छवि हमारे सामने क्या होता है? एक होता है देश है, शायद कहीं होगा देश, पर हम जब नेटो कहते हैं तो भूल जाते हैं कि नेटो का मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये अटलांटिक के दो किनारे जो देश है इन्होंने इसको बनाया है। किसके खिलाफ बनाया है? उस वक्त सोवियत रूस की, उसके खिलाफ बनाया। सोवियत रूस की अगर तस्वीर देखें तो मैं आपको मैप में सोवियत रूस की दिखाऊंगा इस वक्त, तब देखेंगे कि नेटो का मतलब है कि समुंदर से जमीन को कैसे घेरी जा सकती है। और जब इंडो पैसिफिक की बात अमेरिका कहती है फिर वही तस्वीर आती है। इंडो पैसिफिक के मतलब इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन को मिला के उसकी तट में दो देश को केंद्र करके, खास तौर से अमेरिका और जापान, ईस्ट एशिया के कुछ मुल्क और देखे, कैसे ऑस्ट्रेलिया, इन 3-4 मुल्क को लेके कैसे एशिया को घेर सकते। तो ये जो तस्वीर है जिसको एक हिसाब से हम कहेंगे कि जियो स्ट्रेटेजिक विजन कि दुनिया के बारे में अगर हम सोचें तो किस नजरिए से सोचें, तो ये नजरिया दो तरह की है। एक तो ये है कि जमीन में लोग रहते, समुद्र में तो नहीं रहते, जमीन में रहते। तो जमीन की बात अगर करें तो कहाँ है देश, कहाँ है? तो हम देखेंगे तो मैकिंडर करके एक इंग्लैंड का एक जियोग्राफर था, उन्होंने पहली बार एक कहा कि दुनिया के सबसे बड़ा जो द्वीप, जो कि हमारा करीब 3/4 हिस्सा दुनिया का समुद्र से 25% जमीन है। तो ये अगर सोचे कि आइलैंड नुमा है तो सबसे बड़ा द्वीप जो दुनिया में है वो है यूरेशिया और अफ्रीका। अफ्रीका एशिया मिला हुआ है, अगर आप देखेंगे तो मैप मिला हुआ है। तो यूरेशिया जो है इसको एक्चुअली ये दो ये उसको अलग दिशा फीडबैक है, फीडबैक। तो ये जो दुनिया के बारे में समझ है कि लोग कहाँ रहते हैं, यूरेशिया अफ्रीका जो द्वीप थोड़ा पीछे करते हैं। आपके हाथ में है, जहाँ तरफ कहाँ और खड़ा हो इस स्पीकर के साथ है, इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये इसको हाँ ये भी प्रॉब्लम जो हम पेन से बचा रहे नो नो ना हाँ ये ऊपर है। ठीक, मतलब मेरा हाइट थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। ठीक है ठीक है, थोड़ा झुक के बोलने से सही है। अच्छा, तो दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा जो है यूरेशिया अफ्रीका है, और खास तौर से यूरेशिया। तो यूरेशिया को अगर घेरना है अमेरिका के लिए, उसको क्या करना है? उसको एलाइज चाहिए जो समुद्र के जरिए उसको हम घेर सकते हैं। और अगर हम इतिहास को देखेंगे तो आप देखेंगे कि कॉलोनियल दुनिया जो है वो सिर्फ उन देशों की है, कुछ चंद यूरोपीय देशों की। समुद्र के जरिए उन्होंने अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका पे कब्जा किया। तो ये जो है समुद्र से जमीन को घेरना शुरू हुआ था यूरोपीय देशों से, जिन्होंने कुछ चंद देश देखेंगे, स्पेन, पोर्तुगल, फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड, 5-6 देश, इटली,
उन्होंने समुंदर से लेके आके पूरा हमारा कॉलोनीज एशिया, अफ्रीका और अमेरिका पे कब्जा किया। और आज जो हम बात कर रहे हैं जियो स्ट्रेटेजिक विजन की, वो ये है कि कुछ देश जो कि कॉलोनियल मुल्क थे, ये तो सेक्युलर कॉलोनियलिज्म जिसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया की लोगों को मार डाला, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में बसाया, अमेरिकाज में ज़्यादातर लोगों को मार दिया, उसके बाद खुद बसे अमेरिका, मार्किन युक्तराष्ट्र जो हम कहते हैं, ये तो कनाडा और लैटिन अमेरिका में भी कुछ पुराने लोग अभी भी हैं, ज़्यादा काफ़ी सेटलर कॉलोनियल स्टेट्स भी हैं, पर मूलतः अमेरिका, कनाडा और कुछ यूरोपीय देश अभी भी उस दुनिया को बरकरार रखना चाहते हैं जो कि वो कॉलोनियल टाइम्स में जो था, जो कि दुनिया पे उस वक्त कहते थे ना कि इंग्लैंड की एम्पायर इतनी बड़ी है कि उसके वहाँ सूर्यास्त नहीं होता है। तो वो जो कल्पना थी, उस कल्पना को दोबारा सोवियत रूस की पतन के बाद उनको लगा कि अब एक ही पावर सेंटर है, अमेरिका है, और उसकी एलाइज के साथ मिलके वो पूरी दुनिया को वो कब्जा कर सकते हैं, जिसको कहते थे कि सोल हेजेमॉन, एकमात्र हेजेमॉन दुनिया में बचा है। और नेटो उस वक्त अगर देखें तो आगे देखेंगे नेटो कैसे, जो पहले वेस्टर्न यूरोप में थे, इसके बाद धीरे धीरे रूस की बॉर्डर में आने लगता है। और उनको ये लगता था 90s में ख़ास तौर की रूस में कोई ताकत है नहीं, और येल्सिन उस वक्त उनकी प्रेसिडेंट थे, वो आत्मसमर्पण कर दिए थे अमेरिका के सामने। तो उनको लगा कि उन्होंने इसको पूरा दबा के पूरा दुनिया पे एक अपना हेजेमोनी वो बना सकते हैं। रूस क्यों उस पर रुकावट था? क्योंकि उसके पास नाभिकीय अस्त्र है, एटॉमिक वेपन्स है, और इसीलिए उनको पूरी तरह से शिकस्त तभी कर पाएंगे जब उनके न्यूक्लियर वेपन्स भी उनके पास नहीं होगा। ये तो ऐसे वेपन्स बनाए जा कि नाभिकीय अस्त्र भी उस पर असफल हो जाएंगे, वो अभी भी दूर है। चीन का आर्थिक बढ़ाव, ये भी उनके लिए एक चैलेंज है, मैं उसके बारे में जिक्र करूंगा बाद में। तो अब जो है 90s के बाद अभी की खास तौर से पिछले 10 साल में जो परिवर्तन हो रहा है, उस पे लगता है कि जिस तरह से अमेरिका का दबाव दुनिया पे था, अमेरिका और उसकी जो समर्थक देश है, नेटो हो, ख़ास तौर से नेटो अलायंस, तो उनका वो बोलबाला नहीं है आर्थिक रूप से, ये तो सामरिक रूप से, मिलिट्री रूप से वो बोलबाला नहीं है। सोल हेजेमनी इस वक्त शायद उनकी नहीं है। और यूक्रेन का युद्ध अगर देखें तो हमें यह गलत फहमी होगी अगर सोचें कि यूक्रेन और रूस के बीच में लड़ाई हो रही है, क्योंकि यूक्रेन का पूरा अस्त्र पिछले 8 साल से उनको अस्त्र से जो उसको सजाया जा रहा है, अभी भी जो अस्त्र उसको दिया जा रहा है, उसकी पूरी बजट इस वक्त कह रहे $85 बिलियन और $85 बिलियन की बजट होगी। पूरी तरह से वो अंडरराइट कर रहा है यूरोपियन यूनियन और अमेरिका। तो ये जो इस वक्त लड़ाई चल रही है, उसके पीछे पूरी नेटो की शक्ति, यूरोपियन यूनियन की शक्ति, आर्थिक शक्ति और अमेरिका की आर्थिक और सामरिक शक्ति दोनों इसके पीछे है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि लड़ाई सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच में नहीं है। तो इसीलिए मैं इसको जो आपने पेश किया कि विषय ये क्यों है, क्योंकि लड़ाई में जो पंजा लड़ाया जा रहा है, उसके पीछे पंजा तो लड़ रहा है यूक्रेन और रूस, पर उसके शक्ति पीछे जो है वो नेटो की शक्ति है, आर्थिक और सामरिक शक्ति दोनों उसके पीछे है। क्योंकि अस्त्र वगैरह जितने थे वो आए हैं नेटो पार्टनर से, और पुराने अस्त्रों के साथ साथ जितने नए अस्त्र आ रहे हैं वो सब आ रहे हैं यूरोपियन यूनियन से तो कम, ज़्यादातर अमेरिका से और कुछ हद तक यूनाइटेड किंगडम से। तो लोगों को लग रहा था कि जब लड़ाई शुरू हुआ था कि रूस बहुत ज़्यादा टिक नहीं पाया। क्यों?
क्योंकि जिस तरह से उन पर आर्थिक दबाव था, सैंक्शंस थे, पहली बार हुआ है कि पूरी इस तरह से सैंक्शन लगाया गया जिसको कहते हैं एक मेजर इकोनॉमी को। सैंक्शंस पहले भी है, इस्तेमाल हुआ, ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है, और भी मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है, पर छोटे मुल्क थे। वेनेजुएला के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, छोटे मुल्क थे, इतने बड़े मुल्क थे नहीं। पर रूस मामूली देश नहीं है, वो एक मेजर प्रोड्यूसर है रॉ मटेरियल्स का, फिनिश गुड्स का भी, मेटलर्जी से लेकर बहुत सारी चीज़ वहाँ से आता है, खाद वहाँ से आता है, एनर्जी, तेल, गैस दोनों, कोयला, ये सब वहाँ से आता है। तो एक मामूली देश नहीं है। उनको लगा था कि जब फाइनेंशियल दुनिया हमारे कब्ज़े में है, उस पर अगर उस फाइनेंशियल दुनिया से अगर इसको बाहर कर देंगे तो रूस शायद बहुत जल्दी हथियार गिर देगा, आत्मसमर्पण करेगा, और हमारा तब फिर वही हालत हम रूस की कर सकते हैं जो 90 के दशक में सोवियत रूस का गिरने के बाद हुआ था। तो ये जो एक समझ था, जिस समझ से उन्होंने शुरू किया था, अब साफ है, युद्ध करीब 8 महीना होने जा रहा है, तो साफ है कि इतना आसानी से ये होने वाला नहीं है। ये जंग लंबा चलेगा, और अगर लंबा चलता है तो उसका परिणाम क्या होगा किसी को नहीं मालूम। उसके साथ साथ ये संभावना भी रहता है क्या इसमें नाभिकीय अस्त्रों का, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होगा, नहीं होगा। अगर होता है, दुनिया का सिविलाइजेशन के तौर पे बचना संभव नहीं है। उसके साथ साथ चीन और ताइवान को लेके और एक तनाव वहाँ पर पैदा हो रहा है ईस्ट एशिया में। तो हमको नहीं समझना चाहिए सिर्फ एक जगह पे इस वक्त लड़ाई है, लड़ाई दो तरफा है, दोनों ओशंस को लेके है, पैसिफिक और अटलांटिक। और ये इसीलिए है, जब आप मैप को देखेंगे तो यूरेशिया को घेरने का जो प्रबंध है, जिसके ज़रिए वो अपना ताकत इस्तेमाल कर सकता है, वो छवि आपके सामने आएगा। इसीलिए थोड़ा सा मैपों के इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट, नीचे, हाँ एक और, हाँ ठीक है। तो इसीलिए मैंने जो कहा कि यूक्रेन युद्ध क्षेत्र है, जैसा कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र था, युद्ध क्षेत्र है, पर जंग जो है ये नेटो और रूस के बीच में इस वक्त हो रहा है, सामरिक लड़ाई दोनों के बीच में है। इसके साथ साथ और पहलू इस लड़ाई की है जो मैं यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूँगा। एक लड़ाई तो है इकोनॉमिक वॉर, फाइनेंशियल कहिए, इकोनॉमिक कहिए, आर्थिक लड़ाई। ये तो एक आर्थिक लड़ाई चल रहा है दुनिया में, और उस आर्थिक लड़ाई जो है उसका क्या स्वरूप होगा वो निर्धारित करेगा बहुत सारे मुल्कों का भविष्य। क्योंकि अगर रूस हार जाता है, अगर चीन शिकस्त पाता है इन सब लड़ाइयों में, तब हमारे जैसे मुल्क अमेरिका के साथ उस तरह से बात नहीं कर पाएगा, सर झुका के बात करना पड़ेगा। आज कह रहा है हम किससे तेल खरीदेंगे, हम खुद तय करेंगे, वो बात हम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कौन फाइनेंशियल पावर इस्तेमाल करके क्या दुनिया के सब मुल्कों को सर झुका सकता है, नहीं, ये भी इस लड़ाई का हिस्सा है। तो हम ना समझे सिर्फ रूस को हराने की बात चल रही है, आर्थिक वेपन्स का इस्तेमाल करते, आर्थिक हथियारों का इस्तेमाल करके, पर ये जो लड़ाई है ये हर मुल्क के लिए एक अहमियत रखता है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। फाइनेंशियल दुनिया की कंट्रोल अमेरिका के हाथ में है। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस दुनिया में जो होता है स्विफ्ट सिस्टम के तहत होता है, और ये अमेरिका के हाथ में है। अगर इसका कोई विकल्प नहीं निकलता, तब एक दूसरे से हमारा ट्रेड करना, व्यापार करना हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो क्या जो हम करना चाहते इस वक्त कि रूस से हम ख़रीदारी करें, रूस को हम चीज़ें बेचें, क्या ये कर पाएंगे? ये इस इकोनॉमिक वॉर का अंग है। तो इसको हम ना समझे कि सिर्फ रूस और अमेरिका के बीच में है, इससे हम भी इसमें शिरकत कर रहे हैं।
और रूस की एक चीज़ आपको मालूम होगा कि फर्टिलाइज़र, कि हमारे कृषि के लिए फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। सिर्फ तेल और LNG की नहीं, फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत है। फर्टिलाइज़र का फीड स्टॉक LNG है, ये तो तेल है, वो भी हमारे पास नहीं है। वो भी आता है, चाहे वेस्ट एशिया से आता हो, वेनेजुएला से, ये तो रूस से आता है। इसके साथ साथ हमें फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत है खेती में। फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स कहाँ से आता है? बेलारूस से आता है, रूस से आता है। तो इस लड़ाई में हमारे जैसे मुल्कों की भी काफ़ी बड़ा स्टेक है, क्योंकि ये सब अगर अमेरिका के सिर्फ इशारे में चलेगा तो इसका मतलब है हमको भी सोचना पड़ेगा। कभी भी अमेरिका से हमारी कोई बहुत मत नहीं मिला तो अमेरिका ये औजार हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। मत सोचिए कि आज की सवाल है, जब हमने 74 में पोखरान विस्फोट किया था, तब से हमारे ऊपर सैंक्शंस थे, और वो सैंक्शंस सिर्फ न्यूक्लियर स्तर पे नहीं था, बहुत सारे टेक्नोलॉजी सैंक्शंस थे जिसके लिए हमें अमेरिका के पास परमिशन के लिए जाना पड़ता था। और कुछ चीज़ों में, सुपर कंप्यूटर जैसी चीज़ों में हमें परमिशन नहीं मिलता था। सिर्फ मिलिट्री कैलकुलेशंस के लिए नहीं, कोई भी कैलकुलेशंस, बड़ा कैलकुलेशन के लिए, क्लाइमेट के लिए, वेदर प्रेडिक्शन के लिए हमें सुपर कंप्यूटर नहीं दी गई थी, कह के कि आपने 74 में आपने पोखरान विस्फोट किए थी। तो ये सैंक्शंस एक मामूली चीज़ नहीं है, इसका विस्तार में आज मैं नहीं जा रहा हूँ, पर टेक्नोलॉजी सैंक्शंस जो है एक बहुत बड़ी चीज़ है, और किसी भी देश को पीछे रखने के लिए उसकी इस्तेमाल हो सकती है, और इसके इस्तेमाल पहले से भी हो चुकी थी। चीन के खिलाफ जो लड़ाई अभी ही उसका दूसरा चरण बाइडेन ने घोषणा किया है, वो उससे संबंध रखता है। इसीलिए रूस अगर हारेगा तो चीन का भी जीतना इतना आसान नहीं होगा, और हमारे जैसे मुल्कों का अगर हम कोई ऐसे रास्ता बनाना चाहते हैं जो अमेरिका के साथ पूरी तरह से नहीं मिलता, तो हमारे ऊपर भी वो खर्ग होगा कि कभी भी आपकी भी सर काटी जा सकती है। दूसरी बात यहाँ पर जो रूस की लड़ाई में देखने को मिल रहा है, सामरिक और इकोनॉमिक वॉर को छोड़ के एनर्जी वॉर, एक हिसाब से उसको इकोनॉमिक वॉर का हिस्सा समझ सकते हैं। और तीसरा है कि पहली बार ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसको कहेंगे एक इंडस्ट्रियल स्केल वॉर हो रहा है। इंडस्ट्रियल स्केल वॉर मतलब कि इसके पीछे पूरी इंडस्ट्री की ताकत लगी हुई है, उसकी एक्सप्लोसिव्स के लिए, बुलेट्स के लिए, एम्यूनिशन के लिए, उसकी हथियार के लिए, राइफल से लेकर दूसरे हथियार इस्तेमाल जो होते हैं लड़ाई में, हवाई जहाज़ के लिए। तो ये संख्या इतनी भारी है कि पहले जो लड़ाई अमेरिका लड़ी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, आप देखेंगे उसकी स्केल के मुताबिक वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि लड़े किससे? वो लड़े हैं छोटे छोटे मुल्कों के खिलाफ लड़े हैं। वियतनाम की लड़ाई थी, वियतनाम छोटा मुल्क था, तो उस वक्त तो कॉलोनी ही था, वियतनाम के खिलाफ लड़े हैं। और उसके बाद 90s के बाद जो लड़ाई हुई है, सोवियत यूनियन सोशलिस्ट ब्लॉक जब थी, बहुत बड़े पैमाने पर लड़ाई होना मुश्किल था। इसके बाद 90s में जो लड़ाई हुई किसके खिलाफ हुई है? अफ़गानिस्तान, इराक, अफ्रीका में छोटे छोटे मुल्कों के खिलाफ है, यमन में एक लड़ाई कर रहा है सऊदी अरेबिया। तो इन लड़ाइयों की स्केल जो है छोटे छोटे लड़ाई है, पर ये जो रूस के खिलाफ अगर लड़ाई होती है तो उसमें एक हफ्ते में जितना हथियार इस्तेमाल होता, जितने आपकी क्या कहेंगे बुलेट्स इस्तेमाल होता, आर्टिलरी शेल्स इस्तेमाल होता, एक हफ्ते में उसकी ब्रिटानिया का पूरे उनका साल का 2 हफ्ते का प्रोडक्शन उत्पादन है। तो ये जो स्केल है, इस स्केल का मतलब है कि पूरी मैन्युफैक्चरिंग ताकत अगर आपके पास नहीं है तो ये लड़ाई आपके लिए चलाना मुश्किल है। और ये यूक्रेन के पास नहीं है, ये यूरोपियन यूनियन के पास नहीं है, ये अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटानिया सब मिलके इस वक्त रसद दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं यूक्रेन को। तो इसीलिए एक
वहाँ की पत्रिका है यूके की, वो मिलिट्री पत्रिका है, ऐसे नहीं है। उन्होंने कहा कि पहली बार हम देख रहे हैं एक इंडस्ट्रियल स्केल वॉर हो रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो ये एक बहुत बड़ी अहम चीज़ है। इन सब चीज़ों पे मैं विस्तार में जाऊंगा, हालांकि बहुत धीरे से मेरा रफ्तार थोड़ा धीमा है, इसको स्पीड को थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, ये है यूक्रेन को युद्ध को लेके। यूक्रेन के बारे में खास हम जानते नहीं हैं, और आज इसका लंबा इसके ऊपर भाषण देना संभव नहीं है, न कि मैं इतनी विशद रूप में इसके बारे में जानता हूँ। मोटा मोटी जो मालूम है वो ये है कि यूक्रेन एक एथनिकली एक डाइवर्स स्टेट का देश है। मतलब बहुत सारे भाषाएं बोली जाती है, बहुत सारे एथनिक आइडेंटिटीज़ थी। वो एक वक्त एक हिस्सा वो हुआ करता था पोलैंड के पास, एक हिस्सा हुआ था ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के पास। उससे टूट के 22 में ये सब लेनिन ने जब जोड़ा था, तब कुछ जो रूसी बोलने वाले लोग हैं उनको भी यूक्रेन में शामिल किया था, और इसलिए यूक्रेन एक मल्टी एथनिक मल्टी लिंग्विस्टिक प्रदेश था सोवियत यूनियन का। प्रदेश था सोवियत यूनियन का, पर उसको तो एक नेशन, इनको सबको सोवियत यूनियन के अंदर इनको एक नेशंस बोला जाता था। यूनियन ऑफ नेशंस करके सोवियत यूनियन अपने आप को समझता था। इसीलिए यूनियन ऑफ नेशंस में यूक्रेन नेशन का एक मल्टी नेशनल मल्टी एथनिक मल्टी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी था, जो कि रूस का नहीं था, बहुत सारे और मुल्क उनका प्रदेशों का नहीं था, पर यूक्रेन का था। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा हिस्सा रूसी को अपना मातृभाषा मानता है। यूक्रेन में सबसे ज़्यादा जो चालू भाषा था वो रूसी रशियन ही था, पर अपने आप को वो एथनिकली रशियन नहीं मानते थे। पर ये जो हिस्सा मैं दिखा रहा हूँ उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने आप को रूसी समझते थे, और वो रूसी लिखना पढ़ना वो था। और नंबर 1 भाषा अगर यूक्रेन में कोई था तो रूसी भाषा था। कीव में ज़्यादातर लोग उसको रूसी भाषा में आपस में भी बातचीत करते थे। इनका जो टिमोशेंको प्रेसिडेंट बनी थी, काफ़ी एंटी रशियन थी, पर अपना उसका फर्स्ट लैंग्वेज रशियन था। सिर्फ जब टेलीविज़न पे आती थी, रेडियो पे आती थी, तब यूक्रेनियन बोलती थी, क्योंकि यही उनके पढ़े लिखे तबके का भाषा जो है, लैंग्वेज ऑफ लिटरेसी कहिए, वो रशियन हुआ करता था। पर एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने आप को एथनिकली रशियन समझता है। नेक्स्ट, अगर ये मैप देखेंगे अभी रूस के साथ जिन प्रदेश हैं, जिन्होंने 2 प्रदेश बगावत की थी 2012 में यूक्रेन की इस नज़रिए के ख़िलाफ़ कि हमारे भाषा बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमारा अस्तित्व खतरे में है, तो उससे जो इलाके ज़्यादातर रूसी बोलने वाले, रूस से आइडेंटिफाई करने वाले हैं, वो क्राइमिया को लेके अभी इस मैप में आपको दिखाई पड़ेगा। देखेंगे कि ये 70 to 80% रूसी भाषा बोलने वाले, रूसी एथनिसिटी अपने आप को रूसी समझते हैं। सवाल है कि 2014 में जब उनकी वहाँ पर यूक्रेन में तख्ता पलट किया गया, उसके यानुकोविच उनके प्रेसिडेंट थे, उनको हटा के कू के ज़रिए, कोई चुनाव में नहीं, कू के ज़रिए, जिसको मैदान कू कहते हैं, जिसपे विक्टोरिया न्यूलैंड में जाकर भाषण भी दिया था, तो उसमें पोरोशेंको को जो लाया गया है, तो उस वक्त लड़ाई यहाँ पर चल रही थी और यूक्रेनियन सेना इसमें हार रहे थे। तब समझौता उन्होंने ये किया था कि हम आपको एक सेल्फ डिटर्मिनेशन तो नहीं देंगे, अलग नहीं होने देंगे, पर आपको एक ऑटोनॉमी होगी, आपका कल्चर रहेगा, आपका भाषा रहेगा, और आपका एक अलग ऑटोनॉमी आपके पास होगी, बशर्ते आप यूक्रेन का हिस्सा होगे। मिन्स्क अकॉर्ड्स में रूस, फ्रेंच, जर्मनी ये शामिल थे। दस्तखत किया था यूक्रेन, और उसका गारंटर था फ्रांस और जर्मनी। कहा था कि हम ऑटोनॉमी
यूक्रेन को देंगे, इन मुल्कों को लुगान्स्क और डोनियट्स, इन 2 प्रदेशों को हम ऑटोनॉमी देंगे। और इसी आधार पे शांति का स्थापना हुआ था, पर वो कभी लागू नहीं हुआ। लड़ाई वहाँ चलती रही, बमबारी उन पर होता रहा, और उनकी भाषाई जो डिमांड था यूक्रेन के अंदर, रूसी भाषा की स्वीकृति, जेलेंस्की जो आया था पीस स्लोगन पे कि हम शांति करेंगे, समझौता करेंगे रूस से, तो वो आने के बाद ये अटैक बरकरार रहा। और रशियन बोलना, रशियन पढ़ाना, रशियन लिटरेचर, रशियन स्टेशंस, रेडियो स्टेशंस, टेलीविज़न स्टेशंस, अखबार सब बंद कर दिए गए थे। तो इसीलिए जो वहाँ पर आंदोलन था, बगावत था, वो और भी ज़ोर पकड़ा। कहा कि अब हम इसके हिस्सा नहीं रहना चाहते हैं। और इस तनाव बढ़ते हुए रूस का कहना ये है कि ये यूक्रेन उस पर अटैक करने की तैयारी कर रहा था। पोरोशेंको ने खुद कहा है, जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे, उन्होंने खुद कहा है, हमारे मिन्स्क अकॉर्ड्स में कोई हमारा दिलचस्पी नहीं था। हम चाहते थे एक समय जिसपे हम अमेरिका, नेटो के सहारे हम अपना सामरिक शक्ति बढ़ाएंगे और इन प्रदेशों को कब्जा कर लेंगे। तो रूस का कहना है कि नेटो और यूक्रेन का यही पहले से साजिश था कि यूक्रेन की इस हिस्सों को ले ले, और इसके बाद नेटो में यूक्रेन आएगा और जितने नेटो के फोर्सेस हैं हमारे यूक्रेन बॉर्डर में आएगा। यूक्रेन बॉर्डर का अहमियत क्या है मैं अगले स्लाइड में दिखाऊंगा। तो इसीलिए मैं आपको दिखाना चाहता रूस का कहना क्या है। मैं कौन सच कह रहा है, गलत कह रहा है, इस पर नहीं जा रहा। मैं इस वक्त सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि जियोग्राफी क्या बता रहा है। अगले अगर देखें नेटो की 2020 की ये मेंबरशिप है, मैंने पहले से दिखाया है रंगों में कि 1949 नेटो की क्या मेंबरशिप थी, इसके बाद 1982 तभी भी सोवियत यूनियन मौजूद थे, क्या उसकी मेंबरशिप थी। उस पर टर्की, जर्मनी शामिल होता है, 1990 में 89 में जर्मनी शामिल होता है, और इसमें ग्रीस शामिल होता है। 3 देश सिर्फ शामिल होता है। 82 के बाद 2004 और 2000, ख़ासतौर से 2004 और 2020 की अगर देखेंगे लगातार नेटो के बॉर्डर रूस के पास आ रहा है। जो रूस ने 1990 में येल्सिन ने, किसी और नहीं, येल्सिन ने 1991 में कहा था कि नेटो ईस्टवर्ड और नहीं आएगा। हमारा समझौता है कि जर्मनी को हमने यूनिफाई करने का अधिकार दिया है, पर इसका आपका एक उस पर कहना था कि नेटो ईस्टवर्ड नहीं आएगा। अब ये जो लिखित रूप से कोई संधि नहीं थी, गोर्बाचोव की अगर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी एक है तो ये एक बेवकूफ़ी है कि लिखित रूप से उन्होंने कोई संधि नहीं की थी और कहा कि मैं इसको आपकी तरफ से ये आपने कहा यही काफ़ी है। और जब बाद में नेटो के बढ़ना शुरू होता है तब जब सवाल उठता है आपने बोला था कि नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि कहाँ लिखा था, लिख के तो नहीं दिया था, कोई संधि तो नहीं है, कोई इस पे तो कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो देखेंगे धीरे धीरे वो ईस्टवर्ड मार्च होता है। अगर यूक्रेन आता है, अगले स्लाइड, अगर यूक्रेन भी उसके शामिल होता है, नहीं सॉरी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़, यूक्रेन अगर शामिल होता है उसमें देखेंगे वो वहाँ पर अगर मिसाइल्स रखी जाती है जो इस वक्त रोमानिया में है, जो इस वक्त और भी पोलैंड में है, मिसाइल्स बेसिस वहाँ पर है। अगर ये मिसाइल्स अगर यूक्रेन में रखा जाएगा, यूक्रेन अगर नेटो के पास आता है तो ये मॉस्को से 500 किलोमीटर दूर होगा। और रूस का कहना ये था कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे इस पर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जिसका अभी कितना साल हुआ, 60 साल हुआ, 60 साल की क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का हुआ है। इससे हुआ था कि आपने हमारा देश की बहुत करीब अपने मिसाइल्स रखे हैं
वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वही चीज़ रूस कह रहा है। आज इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जब नाभिकीय अस्त्र इस्तेमाल होते हैं उसका दो पहलू है। एक तो है कि आप फर्स्ट स्ट्राइक अगर किसी को करते हो तो आपका 90% उनका 95% उनका जो मिसाइल्स है उनको आप ख़त्म कर सकते हैं। तब उनके पास 5-10% मिसाइल बचेगा आपके ऊपर हमला करने के लिए। तो म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का समझ ये था कि दोनों एक दूसरे को अगर खात्मा कर सकता है तो जंग नहीं होगा। पर अगर वो 5-10% मिसाइल्स जो उनका बचेगा उसको इस्तेमाल करना चाहेंगे, उसमें अगर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड्स होगा तो शायद 1-2% उसका कामयाब होगा। तो एक विनेबल न्यूक्लियर वॉर, जीतने वाले स्थिति हो सकता है न्यूक्लियर वॉर में, ये संभावना हो सकता है, ये समझ देशों को हो सकता है और ये दुनिया के लिए ख़तरा है। तो इसीलिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी बनाया था कि हम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं बनाएंगे। पर वो जॉर्ज बुश ने उसको ठुकरा दिया बाद में 2003 में, और इसके बाद ट्रंप ने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी से भी हट गए। अब एक ट्रीटी बचा है, देखते हैं क्या होता है, पर आज विषय नहीं है। तो उनका कहना था एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड्स आप अगर यहाँ बनाएंगे तो इसका मतलब होगा कि आप हमारे ऊपर एक फर्स्ट स्ट्राइक करके अब जीतने का क्षमता रखते हो, ये आप सोचते हो। तो इसीलिए हम इसको ख़तरनाक समझते हैं और इसीलिए यूक्रेन नेटो का पार्ट नहीं होना चाहिए और मिन्स्क अकॉर्ड्स को आप लागू करो। ये दो विषय था जिस पर इनका युद्ध शुरू होता है, ये कह के कि वो युद्ध पहले करने वाले थे इसलिए हमने हमला किया। ये तो जो नेटो में जाने की, जो शिरकत करने की जो बात हो रही है, ये धीरे धीरे एक क्रीपिंग नेटोआइजेशन हो रहा है कि उनकी सामरिक शक्ति के साथ आप एक्सरसाइज करते हो, धीरे धीरे नेटो वेपन्स आप दे रहे हो, नेटो की सामान वहाँ आ रहा है। तो ये क्रीपिंग नेटोआइजेशन जो है उसको हम एक ही साथ ख़त्म करेंगे तो आप मान जाओ, नहीं तो जंग करेंगे। तो मैं इस पर इस वक्त कौन सही कौन गलत इस पर मैं इसीलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये तो इतिहास तय करेगा। सही बात तो ये है कि जब पता चलेगा कौन कितना सच कितना झूठ बोल रहा है। पर इस पर कोई दो राय नहीं है कि अगर आप समझते हैं कि न्यूक्लियर वॉर शायद तभी हो सकता है जब एक देश को लगे दूसरे देशों के ऊपर पूरी तरह से उसकी डोमिनेंस हो सकती है, तब न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ता है। और ये एक हकीकत है जिससे हमको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल लगता है कि वो तो एक बार एटम बॉम्ब गिराया गया था, शायद युद्ध और दोबारा कभी कोई भूल ऐसा नहीं करेगा। हकीकत ये है कि बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं वो बताते हैं ये बात सही नहीं है। इसके बाद भी चाहे वो स्टार वॉर्स के रूप में हो, चाहे अभी भी जो रिसर्च हो रहा है उसके रूप में हो, कि एक ना एक दिन अमेरिका, उसके बारे में हमें जानकारी ज़्यादा है और वो ताकतवर ज़्यादा है इस वक्त, अभी भी सोचती है शायद हम ऐसे वेपन्स बना पाएंगे जिससे हम दुनिया पर पूरी तरह से बोलबाला बना सकते हैं। और फर्स्ट स्ट्राइक करने के बाद वो हम पर जो हमला करेगा उस हमले को हम रोक पाएंगे। एक दो घुस भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता, कुछ लोग मरेंगे, उसे क्या फ़र्क पड़ता। पर रूस और चीन हमारे सामने प्रतिद्वंदी रूप में नहीं रहेंगे। तो हमारा रोमन एम्पायर के बाद जो सबसे बड़ा एम्पायर अमेरिकन एम्पायर था वो शायद बरकरार रह पाएगा। एक समझ अभी भी अमेरिका की सामरिक जो सोचने वाले थियरिस्ट्स हैं उनके अंदर है, उनका लेख अभी लगातार आता रहता है इसके बारे में। और विनेबल न्यूक्लियर वार के बारे में हमें नहीं समझना चाहिए, ये डॉक्ट्रिन उन्होंने छोड़ दिया। अगला यह पाइपलाइन का, आप जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन का गहरा संबंध, ख़ास तौर से जर्मनी का,
गहरा संबंध जर्मनी का ख़ास तौर से रूस के साथ रहा है आपका गैस एक्सपोर्ट करना। रूस का गैस जाता है जर्मनी में और यूरोपियन यूनियन के दूसरे देशों में भी जाता है। ये तब से शुरू हुआ जब 60s से, ये अभी का नहीं है, 60s की बात है जब से ये शुरू हुआ है। 60s में ये बात शुरू हुआ था कि अगर रूस की गैस जर्मनी पहुंचेगी तब दोनों यूरोप की जो भाग है, ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, उनका एक जुड़ाव होगा तो शायद लड़ाई का संभावना घट जाएगा। तो ये समझते हुए गैस पाइपलाइन शुरू हुआ था। अब ईस्टर्न यूरोप की जो पाइपलाइंस है दिखाई पड़ रहा है आपको, वो पाइपलाइंस अब यूक्रेन, पोलैंड, इन सब जगहों से है, बेलारूस, इन सब जगहों से है। पर एक ज़माने में ये सब सोवियत यूनियन के, सोवियत संघ के पार्ट थे। तो ये तो पोलैंड जैसे देश है, मुल्क है, वो सोवियत संघ के साथ मिलके चल रहे थे क्योंकि वो सोशलिस्ट ब्लॉक में थे। तो ये जो पाइपलाइंस थे, ये सब पाइपलाइंस जर्मनी, इटली, इन जगहों पर आता था ये समझ के कि यूरोप की शांति बरकरार तभी होगी अगर दोनों यूरोपीय हिस्सों के अंदर ट्रेड होगा, उनका एक स्टेक होगा जंग न करने की। तो ये टूटता जो है अब दिखाई पड़ रहा है, ये संबंध टूट रहा है और अमेरिका चाहता है कि यूरोपियन यूनियन जो है रूस से गैस न ले। गैस न लेगा तो किससे लेगा? ये तो वेस्ट एशिया से लेगा, ये तो अमेरिका से लेगा। तो ये जब एनर्जी वॉर या इकोनॉमिक वॉर की बात करते हैं तो ये बात आती है कि पाइपलाइन के ज़रिए गैस रूस से न आए। और अब देख सकते हैं जितने पाइपलाइंस हैं उसके धीरे धीरे इन पाइपलाइन से गैस आना यूरोप में बंद हो रहा है, चाहे पोलैंड हो, चाहे यूक्रेन के बीच में से हो। अब नॉर्थ स्ट्रीम, जो नॉर्थ स्ट्रीम 1 के ज़रिए आ रहा था, वो धीरे धीरे कम होना शुरू किया। रूस कह रहा था नॉर्थ स्ट्रीम 2 को अब चालू करो। अमेरिका ने कहा जर्मनी को ये चालू नहीं हो सकता है क्योंकि जंग चल रहा है। जर्मनी मान लिया जंग हो सकता है। अब देख सकते हैं बाल्टिक समुंदर से वो आपका नॉर्थ स्ट्रीम 1, नॉर्थ स्ट्रीम 2 आता है। वो डायरेक्टली रूस और जर्मनी को कनेक्ट करता है, दूसरे किसी देश के बीच में से नहीं जाता है। जर्मनी का जो बहुत बड़ा इकोनॉमी रहा है, उसका आधार, इकोनॉमिक आधार अगर है वो एनर्जी का आधार अगर देखा जाए वो गैस है। पहले न्यूक्लियर भी था, अब सूरज और हवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर सूरज रात में होता नहीं है और हवा कभी चलता है कभी नहीं चलता। अभी भी ठंड जब होता है तब सूरज बहुत कम मिलता है जर्मनी में। अभी भी उनका हीटिंग विंटर का ये तो एनर्जी वो गैस से आता है। उन्होंने न्यूक्लियर भी बंद कर दिया, नहीं तो पहले न्यूक्लियर का भी एक रोल था, वो भी काफ़ी कम हो गया है। तो जर्मनी का इंडस्ट्रियल पावर जो बहुत बड़ा एक है, उसका एनर्जी बेस रशियन गैस के ऊपर निर्भर करता है। और तेल और गैस दोनों रूस से आता था, पर गैस खास तौर से। गैस की मैं विशद उसके ऊपर 1 घंटा मेरा भाषण देना संभव है क्योंकि मैं एनर्जी में मेरा काफ़ी दिलचस्पी है। यहाँ पर मैं पावर वगैरह चीज़ों पे भाषण भी पहले दे चुका हूँ, तो मैं इसीलिए आज इस पर विस्तार पे नहीं कहूँगा। पर एक बात इस पर कोई दो राय नहीं है कि रशियन एनर्जी के ऊपर जर्मन इंडस्ट्री और यूरोप का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडस्ट्री का उसके आधार पे खड़ा है। कहते हैं जर्मनी एक $2 ट्रिलियन इकोनॉमी है जिसका आधार है $20 बिलियन रशियन गैस। तो रशियन गैस अगर बंद हो जाता है तो जर्मनी को नुकसान होता। फ़ायदा किसका होगा? सवाल इसके नहीं कि जर्मनी को नुकसान दिख रहा है, फ़ायदा किसका होगा? अमेरिका। क्यों?
अमेरिका जर्मनी का इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटर भी है और गैस भी एलएनजी कह रहा है मैं आपको एलएनजी दूंगा, आप हमसे खरीदिए, दाम ज़्यादा होगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो जर्मनी इस वक्त दो तरह का मार पे है। एक है उसका तेल का दाम, गैस का दाम बहुत बढ़ गया है, 4 गुना 6 गुना बढ़ गया है गैस का दाम, और तेल का दाम करीब 50% बढ़ा है। और इसके साथ साथ एनर्जी अगर बहुत महंगा होता तो जर्मन इंडस्ट्री इकोनॉमिकली कम्पीट दुनिया में नहीं कर सकती। उनका इंजीनियरिंग इंडस्ट्री तो खैर फिर भी थोड़ा बहुत खड़ा है, पर उनका जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, ग्लास मेकिंग, एल्यूमिनियम, स्टील, ये सब हाई एनर्जी इस पे चाहिए होता। ये तो गैस इसका फीड स्टॉक है, केमिकल इंडस्ट्री फीड स्टॉक गैस है, तो वो सब बंद होने लगे हैं। और इसके साथ साथ अगर इस तरह से गैस का दाम रहा तो ठंड में बिजली की कीमत, हीटिंग की कीमत इतना बढ़ेगा कि आम जनता, एक तरफ तो रोज़गार कम हो रहा है, नौकरियां जा रही है, दूसरी तरफ हीटिंग का दाम इतना बढ़ेगा, 4 गुना प्राइस इस वक्त है, 6 गुना प्राइस है बिजली की, हीटिंग इतना बढ़ेगा, खाना खरीदे ये हीटिंग रखे घर पे, ये सवाल आएगा जो इंग्लैंड में है, जिस अस्थिरता के लिए इंग्लैंड में पासा अभी पलटा है, लिज ट्रस हारी है, फिर कौन प्राइम मिनिस्टर होगा देखना पड़ेगा, पर अस्थिरता जो है वो इकोनॉमिक है और इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्राइसिस यूरोप में पैदा कर रहा है। शिकार अभी देख सकते हैं, इटली है, वहाँ राइट विंग सरकार आई है, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, जहाँ पर 2 प्राइम मिनिस्टर जा चुके हैं, तीसरा प्राइम मिनिस्टर का देखना पड़ेगा कौन आता है या जॉनसन वापस आता है, पर क्राइसिस जाने वाला नहीं है और ये क्राइसिस यूरोपियन यूनियन को काफ़ी अपना शिकस्त में ले रहा है। इसीलिए नेटो के बारे में कहना था, नेटो का उद्देश्य क्या है। जो पहला नेटो के चीफ था, कहा था कि 3 उद्देश्य हैं। एक तो है गेटिंग अमेरिका इन, यूनाइटेड स्टेट्स इन। कहाँ पर इन करेगा? यूरोप में। कीपिंग जर्मनी डाउन, जर्मनी को डाउन क्यों कर रहा है? जर्मनी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कंटेंडर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा है, तो जर्मनी को जो है दबा के रखना है। और तीसरा, कीप रशिया आउट। तो ये 3 मकसद अगर देखें, अभी भी नेटो का ही 3 मकसद है, कीप जर्मनी डाउन जो अभी हो रहा है, कीप रशिया आउट जो अभी हो रहा है, एंड कीप अमेरिका इन, यूनाइटेड स्टेट्स इन, क्योंकि अमेरिका के बिना जंग नहीं लड़ सकता है यूरोपियन यूनियन का, कोई सामरिक शक्ति उसको बचा नहीं है और वो पूरी तरह से इस जंग में अमेरिका के ऊपर निर्भरशील है। तो ये जो 3 स्ट्रेटेजिक मकसद है नेटो की, वो अभी उसका एक हिस्सा है। जर्मनी को कभी खड़ा नहीं होने देना है। ख़ास तौर से ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी मिल गया है तो इसका इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल ताकत काफ़ी बढ़ गया है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है, इनकी इंडस्ट्रियल ताकत भी ख़त्म कर दी जाए। इंग्लैंड का तो पहले ख़त्म हो ही चुका है, फ्रांस बचा खुचा कुछ रहेगा पर उस पर ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से अमेरिका पे निर्भरशील होगा, ये एक इसका मकसद है। सिर्फ रूस का दबाना नहीं है, यूरोप को भी शिकस्त देना है। तो हडसन एक अर्थनीतिविद हैं अमेरिका के ही, उन्होंने जब जंग शुरू हुआ तब कहा कि जर्मनी लूजेस फॉर द 3rd टाइम। अमेरिका जो है जर्मनी को 3री बार जंग में हरा रहा है। यूक्रेन वॉर का एक अनएक्सपेक्टेड फॉल आउट जो है जर्मनी का इंडस्ट्रियल डाउनफॉल लग रहा है। नेक्स्ट, ये गैस लाइन की जो चर्चा होती है, एक अजीब व गरीब बात है कि 4 विस्फोट हुआ, 3 पाइपलाइन में बड़े बड़े भारी मात्रा में लीकेज हुआ और किसने किया इसका राय बिना किसी भी एनालिसिस के, किसी भी एविडेंस के कहा जा रहा है रूस ने किया है। क्यों भाई? रूस का पाइपलाइन है, रूस का पाइपलाइन जर्मनी में जाता है
जर्मनी में प्रेशर बढ़ रहा था कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 आप खोलो, गैस लो जर्मनी से, इसके लिए इंडस्ट्री से लेकर लोग सड़क पे थे। तो इस पे रूस का क्या फ़ायदा है उसको उड़ाने में, ये कोई व्याख्यान नहीं कर रहा है। लगातार कहा जा रहा है ये तो पाइपलाइन रूस की भी किया है। क्यों किया है? रूस की नीयत ही ऐसा है, ये रूस है ही ऐसी। तो कोई विश्लेषण नहीं, कोई एविडेंस नहीं, जबकि एविडेंस इनके पास है, क्योंकि जिस आइलैंड के बगल में से पाइपलाइन जाता है वो आइलैंड डेनमार्क का है। वो पूरा इलाका, उसमें 9 जिसको कहते हैं तट वाले देश है, उसमें से 8 तो यूरोपियन यूनियन और नेटो के पार्ट है। वो पूरी तरह से निगरानी रखती है क्या कौन यहाँ आ रहा है जा रहा है। उनके वहाँ पर नौसेना थे, उनके वहाँ पर एक्सरसाइजेस नेटो के हुए थे कुछ चंद दिन पहले ही। तो इतने सारे निगरानी के बाद उन्होंने पूरा वहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस किया, पूरा उसकी फ़ोटोज़ लिए, पर क्या विश्लेषण है उसको कहीं भी शेयर नहीं की जा रही है। जर्मनी को भी स्वीडन बताने से इनकार कर रहा है। हमारे पास क्या एविडेंस हमने संग्रह किया है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन जर्मनी के साथ भी नहीं करने के लिए तैयार है। रूस तो बहुत बड़ी बात है, उनको तो कहा है कि ठीक है आप आ सके देख सकते हैं, पर जितना एविडेंस था उन्होंने सब समेट के ले गए हैं अभी। तो ये जो बात है इसको दिखाता है कि नियत इसमें अच्छा नहीं दिखाता है। अगर उनका कोई इसमें हाथ नहीं था, अमेरिका का, यूनाइटेड किंगडम का, नेटो देशों का, तो ओपन इन्वेस्टिगेशन करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए था। और ये रूस की पाइपलाइन है, पाइपलाइन जर्मनी की नहीं है, पाइपलाइन स्वीडन की नहीं है, पाइपलाइन अमेरिका की नहीं है। और बाइडेन ने साफ कहा था अगर वो यूक्रेन को अटैक करता है तो नॉर्थ स्ट्रीम 2 को हम ख़त्म कर देंगे। उसका ओपन टेलीविज़न में इसका बयान था। और अब ये हुआ है, कहते नहीं, वो कहने का मतलब नहीं था। हमारा था कि राजनीतिक रूप से उसको हम होने नहीं देंगे। हमारा ऐसा कतई ये नहीं था कि हम इसको ऐसे ही उड़ा देंगे। नेक्स्ट, ये तस्वीर है, फ़ोटो आए हैं कि पाइपलाइन को कैसे डैमेज किया गया है। ये बिना एक्सप्लोसिव्स की इस तरह का डैमेज नहीं हो सकता। जो भी फ़ोटो को देखे हैं उनका ये बयान है कि ये तो एक्सप्लोसिव से उड़ाया गया है, सबोटाज है। तो सबोटाज का मतलब ये है कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 के ज़रिए गैस जर्मनी में पहुंच नहीं सकता। सिर्फ एक चूक हो गई इसमें जिन्होंने किया है, क्योंकि नॉर्थ स्ट्रीम 2 की 2 पाइप जाती है, 2 स्ट्रिंग कहते हैं, 2 स्ट्रिंग है। तो एक स्ट्रिंग में 2 इस तरह के अटैक किए गए, एक स्ट्रिंग छूट गया। नॉर्थ स्ट्रीम 1 में दोनों पाइप को उड़ाया गया, पर नॉर्थ स्ट्रीम 2 में एक ही पाइप को 2 जगह उस तरह से उड़ाया गया है। इसलिए लगता है थोड़ी सी कैलकुलेशन भूल हो गई है, तो उनको समझ नहीं आया कि गलत पाइप उड़ा रहे हैं। है भी तो समुद्र का 100 मीटर नीचे, तो इतना आसान नहीं है। पर ये होने के नाते अभी भी नॉर्थ स्ट्रीम 2 का एक पाइपलाइन, जिससे नॉर्थ स्ट्रीम का आधा गैस जाने का कैपेसिटी है, वो अभी भी बरकरार है। पर राजनीतिक रूप में लगता नहीं जर्मनी में कोई क्या कहते हैं एपिटाइट है इसको चालू करने के लिए। तो देखना पड़ेगा कि आम जनता की वहाँ पर क्या होता है, ख़ास तौर से जब ठंड बढ़ेगी, हीटिंग की ज़रूरत बढ़ेगा, गैस की ज़रूरत बढ़ेगा, तब क्या होता है। और उसके साथ साथ जब इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ेगी, सिर्फ जर्मनी के लिए नहीं, ये पूरे यूरोपियन यूनियन के देशों के लिए। नेक्स्ट, ये मैंने तेल का दाम बताया है। इस तेल का दाम खास इस तरह से ये है कि जब सैंक्शंस इन्होंने लगाया था रूस के ऊपर, तब ये समझ था कि रूस की इकोनॉमी ढह जाएगी। हकीकत जो है कि वो नहीं हुआ, और इन्होंने $300 बिलियन इन्होंने जब्त कर ली, जो कि यूरोपीय बैंक और अमेरिका की बैंकों में रखे हुए थे। तो ये मत समझिए कि ये कोई मामूली बात है, क्योंकि ये है वो पैसा जिसके खिलाफ रूस सामान बेच चुका है। वो सिर्फ आपके पास आपके बैंक में पैसा है, पर है रूस का पैसा
जो कि सामान आपने उनसे ख़रीदा है, चाहे तेल हो और भी चीज़ें हो, आपने ख़रीदा है, रूस का पैसा है। तो ये ज़ब्त करना दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त भी ऐसा नहीं हुआ था। जंग चल रहे थे, एक दूसरे का पैसा ज़ब्त नहीं किया था। ये सिर्फ इस्तेमाल हुआ है ईरान के ख़िलाफ़, और वो भी जब उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी को घेर लिया था और उसमें कुछ लोग मरे थे अमेरिका के, तो तब उन्होंने ईरान पर सैंक्शन लगाया था। और इस तरह के सैंक्शन वेनेजुएला के ख़िलाफ़ लगाया था सिर्फ एक बात पे कि वेनेजुएलन गोल्ड लंदन में था, तो उसको उन्होंने कहा एक ग्वाइडो को सोना है, आपका सोना नहीं है। ग्वाइडो उनका फर्जी प्रेसिडेंट उन्होंने घोषणा किया था, तो उसका पैसा है, उसको हम दे सकते हैं, आपको नहीं दे सकते। आपको हम सरकार मानते नहीं है वेनेजुएला को। पर इस तरह से अभी भी रूस का सरकार नहीं है तो नहीं कह रहे, पर रूस का पैसा हमारे बैंक में है, इसको हम जब्त कर सकते हैं। जब्त करना कभी नहीं कह रहे, कहते टेम्पररी सैंक्शन में डाल दिया, सीज कर लिया, पर अभी बातचीत लगातार चल रही है, वो यूक्रेन की दे दिया जाए। ये हम जो यूक्रेन पे खर्चा कर रहे हैं, हम उसको ले लेंगे, ये बातचीत चल रही है। तो एक तो उनका था कि रूस का पैसा इस तरह से खात्मा किया जाए, और रूस सामान नहीं खरीद पाएगा। पर हकीकत है तेल का दाम जैसे बढ़ा है, और अभी भी $60 से करीब $90, बीच में तो $110-20 तक चला गया था, $90 तक है। तो $90 अगर होता है तो रूस में पहले $60 में तेल बेचते थे, उनको पर बैरल $30 फ़ायदा हो रहा है। और इस फ़ायदा जो हुआ है उससे करीब वो $150 बिलियन उसको एक्स्ट्रा पैसा तेल बेच के इस साल मिलेगा, ये लोगों को कहना है। मतलब 300 बिलियन का 150 बिलियन तो उन्होंने अपना वापस कर ही लिया। पर सवाल उसकी भी नहीं है, सवाल ये है कि ये तेल के दाम अगर बढ़ेगा तब इस पे दुनिया की अर्थनीति पे क्या असर पड़ेगा, हमारे ऊपर, दूसरे मुल्कों पे, ये सोचने की बात है। क्योंकि बेसिक जो एक सामग्री है एनर्जी, फूड एनर्जी, दो ही मुख्य चीज़ है, और उस पर अगर इस तरह से दाम बढ़ता तो क्या होता। तो अमेरिका कोशिश ये रहा कि रूस तो सिर्फ एक देश है, ओपेक दूसरे देश है, उनकी अगर हम तेल बढ़ा सकते हैं तो रूस की जो तेल है उसका पूर्ति हो जाएगा, क्योंकि रूस से नहीं लेना पड़ेगा, और दाम तब ठीक हो जाएगा, और उससे दुनिया में जो क्राइसिस पैदा हो रहा है तेल का दाम बढ़ने से वो ख़त्म हो जाएगा। ओपेक ने सरासर इनकार कर दिया है, कहता है कि ये आप जो करना चाहते हो, कहना चाहते हो कि तेल का दाम कुछ देश मिलकर तय करेंगे, इसको हम नहीं मानते। जिसको कहते हैं बायर्स कार्टेल, जो अमेरिका कोशिश कर रहा था G7 के नाम पे कि रूस के दाम पे, तेल के दाम पे कैप लगाया जाए, कहता है ये तो रूस के नाम पे कर रहे हो, किसी भी तेल बेचने वाले देश को कर सकते हो, और ये चीज़ हम नहीं मानते हैं। और ओपेक ने अपना उत्पादन कम कर दिया, इसके मतलब तेल का दाम बढ़ा हुआ रहेगा। तो ये जो है इकोनॉमिक वॉर का एक पहलू ये है, जो सोचते थे तेल रशिया का बिक्री बंद हो जाएगा, रशिया का पैसा हमने जब्त कर लिया तो रशिया एकदम जो है बैंकरप्ट हो जाएगा, वो नहीं हुआ है, बल्कि उल्टे दिशा में जा रहा है। यूरोपियन यूनियन के देश इस वक्त क्राइसिस की गिरफ्त में है, दुनिया में इन्फ्लेशन काफ़ी दूसरे देशों में भी है, और हमारे जैसे मुल्कों में भी आपका देखते रूपी का गिरावट आ रही है, डॉलर बढ़ रहा है, अमेरिका का फ़ायदा हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, रूस का फ़ायदा हो रहा है, चीन का शायद फ़ायदा नहीं हो रहा है इस वक्त, पर चीन अपना हिफाजत खुद कर सकता है। ज़्यादातर मुल्कों का हालत इस वक्त खस्ता हो रहा है, क्योंकि तेल का दाम का असर दुनिया के अर्थनीति पे पड़ रहा है। नेक्स्ट, इसमें सिर्फ दिखाया कि यूरोपियन यूनियन में कितना गैस आता था पहले, और इस वक्त करीब ज़ीरो के बराबर पहुंच गया है। ये मैं जिक्र ऑलरेडी कर चुका हूँ। यूरोपियन गैस प्राइस जो है ये कितना बढ़ा है, आप देख सकते हैं, करीब
चौगुना 6 गुना बढ़ा है पिछले 12 महीने में, और इसका असर इलेक्ट्रिसिटी पर और भी पड़ता है। ये मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, दोबारा इसको दोहराऊंगा नहीं, पर इसका चोट जो पड़ता है वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास पे बहुत बड़े पैमाने पे इसका चोट पड़ता है। नेक्स्ट, मैं आखिरी मेरा क्या कहेंगे पार्ट पे मैं आ रहा हूँ, जिसको ये रूसी जो है रशियन रूसी नहीं है, ये है रॉयल यूनियन ऑफ सर्विस इंस्टीट्यूशंस, यूके का है। यूनाइटेड किंगडम का जितने सामरिक इंस्टीट्यूशंस है उसका एक बॉडी है, जो ये उसका पत्रिका निकलती है, उस पर एक लेख है रिटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल वॉरफेयर। नेक्स्ट, उनको ये कहना है कि इस तरह का जंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने कभी किया नहीं। इसमें अमेरिका के जो उत्पादन है, रशिया के साथ अगर लड़ाई करे, भूल मत जाइएगा अमेरिका इराक के खिलाफ लड़ाई किया, अफ़गानिस्तान के खिलाफ लड़ाई किया, लीबिया के खिलाफ लड़ाई किया, पिछले दिनों, पिछले 20 साल में यही उन्होंने लड़ाई किया है। रूस के साथ अगर लड़ाई करता है तो उसको उत्पादन 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा, जितना उनका आर्टिलरी शेल्स चाहिए, जितने और औजार चाहिए। यूके कहता है 10 दिन और भी कम। यूके के पास सिर्फ 80,000 सेना है, सिर्फ 80,000। उससे तो यूक्रेन काफ़ी बड़ा है सेना के हिसाब से। इसका जो इन्वेंट्री है अपना बारूद से लेकर अस्त्रों का, जो अपने जंग के लिए वो रखता है, अपने हिफाजत के लिए रखता है, उसका 1/3 हिस्सा वो यूक्रेन को दे चुका है। ये 2 महीना पहले की है, अब तो हालत और भी ख़राब है, दे नहीं पा रहे। अब यूक्रेन चिल्ला रहा है और भी अस्त्र चाहिए हमें, हाइमार्स चाहिए, पर वो 4 हाइमार भेज पाए हैं 4 महीने में। तो रशिया का एक फ़ायदा है कि रशिया बड़े पैमाने पे इन चीज़ों को खुद ही बनाते हैं, कि उनकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बरकरार है जंग लड़ने की, और उनकी स्टैंडिंग आर्मी भी काफ़ी बड़ा है। और रिजर्व्स को उन्होंने जिस वक्त भर्ती किया है, इसका मतलब उसको यूरोप में सबसे बड़ा मिलिट्री फोर्स के रूप में पहले भी था, अभी अब और भी है। मेरे ख्याल से हाँ। तो और जो आखिरी पहलू है, मैं दूसरा आखिरी पहलू शायद कर रहा हूँ, तो इकोनॉमिक वॉर का ये है कि अगर आप देखें कि 90s की दशक में, 1990s में अमेरिका जब ग्लोबल हेजेमॉन था, तो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, दुनिया का हर देश के अगर देखें 80% से ज़्यादा देश का पहला नंबर ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मिला के। आज अगर देखें तो वो स्थान चीन के पास है। करीब 70% देशों का पहला नंबर पार्टनर जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिला के चीन है। तो ये दूसरी बात आपके सामने रखना चाहूँगा कि अगर लड़ाई होती है, मिलिट्री वॉर होती है, उसके पीछे इकोनॉमिक ताकत चाहिए। तो इकोनॉमिक ताकत जो है इस वक्त अमेरिका, यूरोपियन यूनियन का नहीं है जो उस वक्त था। उनके पास क्या ताकत है? एक तो मीडिया की ताकत है। खबर जो हमारे पास आती है अभी भी ऑलमोस्ट एंटायरली दुनिया की खबर सिर्फ अमेरिका, यूरोप की सोर्सेज से आती है। एएफपी, रॉयटर, एपी सब वेस्टर्न न्यूज़ एजेंसीज है। न्यूज़ क्लिक तो बहुत छोटा सा काम करता है इसमें। रूस का तो खबर हमारे पास आता भी नहीं है। दूसरी बात कि सोशल मीडिया उनके हाथ में, चाहे फेसबुक है, चाहे ट्विटर हो, उनके हाथ में है। वो यूट्यूब हो, वो घोषित करते हैं कौन सा रूसी प्रोपेगेंडा है, कौन सा नहीं है। अमेरिका प्रोपेगेंडा वो सब सही खबर है। न्यूयॉर्क टाइम्स जो कहता है वेद वाक्य है। पर अगर हम कहते हैं कि शायद नॉर्थ स्ट्रीम 2 का जो ये सबोटाज हुआ है शायद अमेरिका ने किया है, देखो फेक न्यूज़ है, रूसी प्रोपेगेंडा है। तो इस तरह के आख्या दे के ट्विटर से, यूट्यूब से बाहर कर दिया जाता है। चैनल्स है, ऐसा नहीं कि कोई खबर नहीं आता,
पर ओवरवेलमिंग रूप से बोलबाला अमेरिका और वेस्टर्न मीडिया की इस पे है। तो इकोनॉमिक वॉर में, लड़ाई में क्या होगा देखना पड़ेगा। सामरिक शक्ति, इस पे कोई दो राय नहीं है। यूक्रेन इस जंग को चला सकता है और नेटो ये जंग चला सकता है जब तक यूक्रेन लड़ेगा। पर इस पे कोई दो राय नहीं है कि ये रूस का लक्ष्य नहीं है यूक्रेन को कब्ज़ा किया जाए, क्योंकि कब्ज़ा करने के बाद यूक्रेन को चलाना उनके लिए संभव नहीं है। आज की तारीख पे किसी भी देश नहीं चला पाएगा। उसका यही है कि यूक्रेन मिलिट्री को अगर कमज़ोर कर दिया जाए कि दोबारा हम पर हमला ना करे और यूक्रेन नेटो में ना घुसे। ये दो लक्ष्य उनके, सामरिक लक्ष्य उनके ये है। और आप देखेंगे उनकी ज़मीन की लड़ाई इतना नहीं है, पर उनकी लड़ाई है कि उनकी सेनाओं को, मिलिट्री को ख़त्म कर दिया जाए और इकोनॉमिकली यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जो यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है उसको वीकन किया जाए, कमज़ोर किया जाए। क्योंकि जितना सामान वो भेजेंगे उनकी कमज़ोरी होगी और इकोनॉमिक रूप पे यूरोपियन यूनियन कमज़ोर होगा तो वेस्टर्न ब्लॉक कमज़ोर होगा। और मैन्युफैक्चरिंग लग तो नहीं रहा है कि अमेरिका में दोबारा उभर पाएगा और लग नहीं रहा है यूरोपियन यूनियन अगर इस रास्ते में चलेगा तो उसकी इंडस्ट्रियल ताकत यूरोप का, वेस्टर्न यूरोप का बरकरार रहेगा। इससे फ़ायदा किसका होगा? चीन का होगा। इसीलिए चीन के ऊपर अमेरिका ने इस वक्त जो चिप वॉर कह सकते किया है, इकोनॉमिक वॉर ना, इलेक्ट्रॉनिक्स पे जो, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे जो चोट किया है, इसीलिए कि चीन उभर ना पाए। तो हमारा एक दो तरफा लड़ाई इस वक्त देखने को मिल रहा है हमें कि दो तरफा लड़ाई है। एक चीन पे एक इकोनॉमिक वॉर है, यूक्रेन वॉर, नेटो उसके पीछे है, सामरिक लड़ाई हो रही है, मिलिट्री वॉर है, और उसके पीछे इकोनॉमिक वॉर भी उसमें चल रहा है। दुनिया इस वक्त बदलेगा इस जंगों से, बदल के क्या स्वरूप लेगा, एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि नाभिकीय अस्त्रों का प्रयोग होने का कितना संभावना है। और ये बोलना बड़ा मुश्किल है कि बटन है, बटन कोई भी दबा सकता है, बेवकूफ़ कोई भी दबा दे। निक्सन दारू पी के 3 बार न्यूक्लियर वॉर का घोषणा किया था, बटन दबाने का इंस्ट्रक्शन दिया था। किसिंजर ने कह दिया था मिलिट्री कमांडर्स को, निक्सन अगर रात के 7 बजे के बाद कुछ कहता है उसको हमसे पास करा लेना, सुबह तक इंतज़ार करना, क्योंकि नॉर्थ कोरिया पे न्यूक्लियर हमला का आदेश वो दे चुका था एक बार। तो और 2 बार कहते, और 2 बार न्यूक्लियर बटन दबाने का उसने घोषणा किया था। तो इसीलिए इंसान को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। नाभिकीय अस्त्रों का इस्तेमाल एक पब्लिक डिसीजन तो है नहीं, चंद लोगों का डिसीजन है, तो उनका समझ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। इस पे कोई दो राय नहीं है। इस वक्त हम तनाव में हैं और इस तनाव नाभिकीय तनाव में भी परिणत होने का संभावना रखता है। ये चिल्लाए जा रहा है कि पुतिन ने कहा है कि नाभिकीय अस्त्र इस्तेमाल करेंगे। पुतिन ने कहा है रूस की अस्तित्व का अगर सवाल आता है तो हम कोई भी अस्त्र प्रयोग कर सकते हैं। वो उनकी सामरिक नीति में है, अमेरिका की सामरिक नीति में है। लिज ट्रस चंद दिन पहले ही एक घोषणा कर चुके हैं कि हम भी न्यूक्लियर अस्त्र प्रयोग करने के लिए तैयार है, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनती हूँ तो बटन दबाना की ज़रूरत पड़े तो मैं करूँगी। तो ये जो बातें हैं बढ़ चढ़ के कहना इसीलिए है कि एक मीडिया वॉर जो है चल रहा है, और इस मीडिया वॉर में सब टारगेट सिर्फ रूस नहीं है, टारगेट है अपने देश के लोग भी। जब तक इस जंग को वो साथ नहीं देंगे तब तक ये जंग चल नहीं सकता। तो इसीलिए प्रोपेगेंडा वॉर का टारगेट रूस है, टारगेट हम है, टारगेट दुनिया है, सही है, पर सबसे बड़ा टारगेट उनके अपने देश के लोग हैं। ये हमें समझना चाहिए। और उसमें कोई बदलाव आएगा, ऊँट किस करवट से उठेगा, ये सवाल है। और ये सवाल का निर्धारण जो है अमेरिका का जनता और यूरोप की जनता
ऊँट किधर उठती है उस पर ये निर्धारित होगा। हमारा काम यही है कि हम इस जंग में हम लोग शिरकत न करें, हम इससे अलग रहें। हमारी जो समझ है, शांति होनी चाहिए, समझौता होनी चाहिए, और यूक्रेन के अंदर रूसी भाषाभाषी लोगों का जो अधिकार है उसके स्वीकार करनी चाहिए। सेल्फ डिटर्मिनेशन की सवाल हम यूक्रेन के जनता पर छोड़ देंगे, वो हमारा विचार नहीं है, क्योंकि यूरोप में बहुत सारे ऐसे विघटन देशों की हुई है, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, ऐसे बहुत और भी मुल्क हैं जिसकी ये इस तरह से तब्दीली हुई है। उस बात उनकी जनता पे छोड़ देनी चाहिए। वो सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनैलिटी सवाल पे हम शिरकत नहीं करते। वो उनकी देश की राजनीति, उनकी देशों के नागरिकों की इसमें क्या हल होगा उस निष्कर्ष पे उनको पहुंचना पड़ेगा। तो मैं इस बातचीत से ख़त्म करता हूं। काफ़ी लंबा बोल चुका हूं और काफ़ी देर मैं हिंदी में एक ऐसे विषय पे बोल चुका हूं जो बोलना आसान नहीं था और शायद आपके लिए भी काफ़ी ये भारी पड़ा। तो मैं इस भाषण में सिर्फ अंतिम में इंडिया के रुख के बारे में ही है कि हम बड़े सावधानी से इस ना इधर ना उधर जो जा रहे हैं, हमारे क्या कहेंगे अर्थनीतिक दृष्टिकोण से ये सही है। हम क्यों कर रहे हैं एक सोचना पड़ेगा कि हम तेल का सबसे बड़ा इंपोर्ट कौन करता है भारतवर्ष में? अंबानी। कोयला का सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन है? अदानी। तो ये जो हमारी राजनीतिक पोजीशन जो आ रही है, ये जयशंकर से सिर्फ नहीं आ रही है, इसलिए भी आ रही है कि हमारी आर्थिक स्वार्थ इससे जुड़ा हुआ है। और हकीकत कि इस आर्थिक स्वार्थ दो सबसे बड़े पूंजीपति जो हिंदुस्तान में है उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए, नहीं तो अमेरिका के हम तो गोद में बैठने के लिए तैयार थे चीन के इशू लेके, इंडो पैसिफिक कहते हुए हम तो चीन के खिलाफ एक पूरा फ्रंट बना रहे थे। पर देखा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ तो समझौता कर लिया इन्होंने, हमारे साथ तो ऐसा नहीं किया। हमको तो कोई न्यूक्लियर सबमरीन नहीं दे रहा है। तो हमारी काफ़ी इसमें सरकार की, मोदी सरकार की काफ़ी नाराज़गी रही। तो इसीलिए उनको लगा कि हमें इसमें शायद कुछ खास मिलने वाला नहीं है। ये जो गुट है ये सफ़ेद चमड़ियों की गुट है, ये तो हकीकत है। पर तभी भी उनको लग रहा था चीन के खिलाफ तो अमेरिका के साथ हम जा सकते हैं। रूस के खिलाफ अगर हम अमेरिका के साथ औजार खरीदेंगे, हवाई जहाज़ खरीदेंगे और चीज़ें खरीदेंगे, तो वैसे भी हम दिवालिया हो रहे हैं और भी हो जाएंगे। उसके साथ साथ रूस से तेल नहीं खरीदेंगे तो हम करेंगे क्या? तो ये जो चीज़ है, इसको देखते हुए हिंदुस्तान का एक अलग रवैया बनाने की इस वक्त कोशिश है। ये ऑब्जेक्टिव सिचुएशन है। यही ऑब्जेक्टिव सिचुएशन सऊदी अरेबिया, कोई लेफ्ट तो नहीं है ना, सऊदी अरेबिया तो है एक रिएक्शनरी रजीम, वो भी अमेरिका से अपने आप को अलग कर रहा है। सवाल ये है कि बहुत सारे मुल्कों को लग रहा है कि इनकी नाव जो है डूब रही है। तो दुनिया के एक तरफा जो नेतृत्व कर रहे थे उस स्थिति में नहीं रहेंगे, तो हम अपना जो इकोनॉमिक हमारा स्वार्थ है उसको देख के हमें अपना नीति बनानी पड़ेगी। और इकोनॉमिक स्वार्थ में फॉर्चुनेटली हमारे लिए अंबानी अदानी की स्वार्थ भी शामिल है, ठीक है ना? क्योंकि तेल अगर ख़रीदना पड़े इस दाम पे $90, $95, $100 के दाम पे अगर हमें ख़रीदना पड़े तो हमारी दिवालिया, हम बहुत जल्दी और दिवालिया हो जाएंगे। इसीलिए रूस अगर हमें 30% छूट दे रहा है तो रूस के साथ पूरी तरह से न दे, पर उसके खिलाफ भी हम नहीं जाएंगे, जो दुनिया के ज़्यादातर मुल्क कर चुके हैं। एक उस पर एक स्लाइड था, मैंने छोड़ दिया, वो आखिरी स्लाइड है दूसरे वाले से। हाँ, ये है कितने लोगों ने सैंक्शन लगाया रूस पे, कितने मुल्कों ने सैंक्शन नहीं लगाया। हकीकत तो है
कि दुनिया की बहुत कम देशों में रूस के खिलाफ सैंक्शन लगाए। ज़्यादातर पूरे अफ्रीका, पूरा साउथ ईस्ट एशिया, पूरा एशिया, इन्होंने इनके खिलाफ सैंक्शन लगाया। और लैटिन अमेरिका भी, जिस पे काफ़ी अमेरिका पोष देश है, वो भी सैंक्शन नहीं लगाया रशिया के खिलाफ। तो वो दर्शाता है कि ऊँट शायद उस करवट से नहीं उठेगी जो अमेरिका सोचती है। मैं इसी बात पे ख़त्म करता हूँ। हाँ।